हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई नो कि वीडियो बहुत टाइम बाद आई है। ग्रीन स्किल्स बहुत पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन मेरे आलस की वजह से वो खत्म नहीं। कहीं ना कहीं ऐसा होता है मेरे साथ कि कभी-कभी बहुत ज्यादा ऐसे एनर्जी सी आती है, और मतलब ऐसा होता है कि सारा काम कर दो, लेकिन कभी-कभी इतना आलस आता है कि कुछ करने का मन नहीं करता। और वो आलस कुछ ज्यादा टाइम के लिए होता है, और वो जोश बहुत कम टाइम के लिए होता है। अब अब अचानक से वो जोश आया, तो मेरे को लगा कि यार मेरे को अपना काम कर लेना चाहिए। ठीक है, तो आज मैं ग्रीन स्किल्स पढ़ा रही हूँ। किस-किस के साथ ये चीज़ होती है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, तो देखो, ग्रीन स्किल्स जो है ये हमारा लास्ट चैप्टर है। इसमें क्या है एग्ज़ैक्टली? देखो, ग्रीन स्किल्स से हमें क्या पता चला? सबसे पहले ग्रीन की बात करते हैं। जो ग्रीन कलर होता है, ठीक है? ये जो ग्रीन कलर होता है, ये हमें क्या डिपिक्ट करता है? एनवायरनमेंट, प्लांट्स, राइट? ये सारी चीज़ें डिपिक्ट करता है। स्किल्स क्या डिपिक्ट करती है? स्किल्स होती है जो हमें मतलब बेसिकली उस पर्टिकुलर चीज़ में बेटर बनाने में हेल्प करती है, राइट? दैट इज़ स्किल। ठीक है? मतलब उस पर्टिकुलर चीज़ में नॉलेज जिसको हम अप्लाई करते हैं, दैट इज़ स्किल। ओके, अब देखो, सबसे पहला आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है कि आपका जो एनवायरनमेंट होता है, ठीक है? अब देखो, जैसे आपका एनवायरनमेंट है, उसमें अर्थक्वेक आता है, आपका फ्लड आता है, उसकी वजह से आपकी लाइफ में इफेक्ट पड़ता है, ठीक है? आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती है। लेकिन वहीं पे जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है, वो कहीं न कहीं एनवायरनमेंट को भी अफेक्ट करती है। कैसे? मतलब जैसे हम जो प्लास्टिक वगैरह है, वो फेंक देते हैं, हम गाड़ियाँ चलाते हैं, उसकी वजह से धुआँ फैलता है, एयर पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से एनवायरनमेंट को अफेक्ट पड़ रहा है, राइट? तो कहीं न कहीं एनवायरनमेंट भी अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू हमें अफेक्ट करता है, और कहीं न कहीं हमारी एक्टिविटीज़ भी एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है। लेकिन अगर देखा जाए, तो हमारी एक्टिविटीज़ ज़्यादा जो है एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रही होती है, ठीक है? हम क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज़ का यूज़ करते हैं खाने के लिए, ठीक है? फूड वगैरह के लिए नेचुरल रिसोर्सेज़ का यूज़ करोगे, सिंथेटिक का थोड़ी यूज़ करोगे। सिंथेटिक फूड कभी खाया है? ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज़ का यूज़ करते हैं। अब जो भी हमारे आस-पास होता है, वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, ठीक है? प्लांट हो गया, एयर हो गया, आसमान हो गया, ये सारी चीज़ें जो है, ये एक एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, जो जिसके ऊपर जिसके ऊपर हम लोग डिपेंडेंट होते हैं, राइट? अब देखो, कुछ सालों में क्या हुआ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आया है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है, उसके वजह से हमारा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी हुआ है। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, बेसिकली हम डेवलप कर रहे हैं अपने आप को, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, लेकिन हम नेचुरल रिसोर्सेज यूज कर ही जा रहे हैं बस। अब देखो, कुछ रिसोर्सेज रिन्यूएबल होती है और कुछ नॉन रिन्यूएबल होती है, ठीक है? तो जब हम उन्हें बार बार यूज करते रहते हैं बिना ये देखे कि भाई वो चीज खत्म भी हो सकती है। अब जैसे फर्नीचर वगैरह का है, ठीक है? फर्नीचर वगैरह की फैक्ट्री है, उधर जो है पेड़ वगैरह कटेगा तभी फर्नीचर बन पाएगा, राइट? तो पेड़ वगैरह कट रहा है, हम लेकिन सामने से जो पेड़ है वो तो उगा ही नहीं रहे हैं। ठीक है, जब हम उगाएंगे नहीं तो हमें सामने से पेड़ का जो वुड है वो मिल नहीं पाएगा। ठीक है, एक टाइम आएगा जब वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, राइट? अब देखो, इसमें एग्जांपल दिया है कि हाई इनपुट एग्रीकल्चर आया था। इसमें बेसिकली होता क्या है कि हम लोग जो फूड है वो ग्रो करते हैं, ठीक है? क्रॉप वगैरह ग्रो करते हैं, उसमें हम फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, हाइब्रिड क्रॉप्स, इन सब का यूज करते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीजें जो है केमिकल्स है। वहीं पे हाइब्रिड क्रॉप्स जो है, ये एक तरह का मेथड है जिससे हम ग्रो कर रहे होते हैं अपना फूड। अब देखो, इन सब चीजों की वजह से हमारा जो सॉइल होता है वो डिग्रेड होता है, एनवायरनमेंट डिग्रेड होता है। कैसे होता है कि जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी है ना, वो बहुत ज्यादा परसेंटेज में यूज हो जाती है उस पर्टिकुलर क्रॉप में, और उसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन तो ज्यादा होता है, ठीक है? हमारा फूड का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, ठीक है? अब हम नेचुरल तरीके से अगर कर रहे होते ग्रो, मतलब बेसिकली हम फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड का यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो हमारी जो फर्टिलिटी है वो थोड़ी बहुत रहती। लेकिन जब हम फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, तो उसकी वजह से हमारी जो सॉइल है ना, उसकी फर्टिलिटी, बेसिकली हमारे जो मिनरल्स वगैरह वो 100% में यूज हो जाते हैं प्लांट के लिए, और वो बहुत ज्यादा अपना जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा देता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सॉइल को डिग्रेड कर देता है। ठीक है, तो इसलिए हमें एक प्लान बनाने की जरूरत है, जिससे हम जो रिसोर्सेज का यूज है उसे सस्टेनेबल मैनर में कर सके। अब सस्टेनेबल मैनर क्या है, आगे बढ़ेंगे, ठीक है? सेशन नंबर 1 अभी स्टार्ट होने में देरी है, ये इंट्रोडक्शन चल रहा है। ओके, तो रिसोर्सेज जो है
उन्हें सस्टेनेबल मैनर में यूज करें, इसका एक प्लान बनाना जरूरी है, ठीक है, ताकि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, प्लस जो हमारा एनवायरमेंट है उसको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या, सस्टेनेबल मैनर क्या होता है। अब देखो आगे, नेक्स्ट हमारा आता है सेशन नंबर 1, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इसमें हम पूरी तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। कुछ क्वेश्चंस क्या है कि क्या हम प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, मतलब क्या हम सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को, मतलब ट्रीज वगैरह को काटे जा रहे हैं, डिस्ट्रॉय करे जा रहे हैं, या फिर हम उसे ग्रो भी कर रहे हैं। मतलब जैसे हमने फर्नीचर वगैरह खरीदा है, उसके लिए ट्री वगैरह कटे होंगे, लेकिन क्या हमने उसके लिए इन रिटर्न एनवायरमेंट को कुछ सामने से दिया, हमने सामने से कुछ प्लांट्स वगैरह, जो ट्रीज वगैरह है उसे प्लांट किया कि नहीं किया? नहीं किया। ऑब्वियसली मोस्टली लोग नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ लोग करते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं करते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर इज नो। Now, next question is, are we saving the water resources or just polluting them with garbage? कि क्या हम water resources को सेव कर रहे हैं, जो जहां से हमें पानी मिल रहा है उन्हें हम सेव कर रहे हैं, बचा रहे हैं कि नहीं बचा रहे, या फिर हम लोग सिर्फ और सिर्फ कूड़ा कबाड़ा फेंक के उन्हें पोल्यूट कर रहे हैं। तो देखा जाए तो हम उसे सेव कम, मतलब बचा कम रहे हैं, उसे पोल्यूट ज्यादा कर रहे होते हैं। सो यस, इसका आंसर भी नो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आर वी यूजिंग क्लीन एनर्जी और आर वी बर्निंग वुड एंड पेट्रोल एंड एडिंग टू पोल्यूशन? बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि क्या हम क्लीन एनर्जी का यूज कर रहे हैं, या फिर हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो वुड वगैरह है, लकड़ी वगैरह है, पेट्रोल है, उसको जला के हम पोल्यूशन ऐड कर रहे हैं एनवायरमेंट। तो देखा जाए तो क्लीन एनर्जी का यूज हो रहा है लेकिन बहुत कम परसेंटेज में। वहीं पे अगर हम बर्न वुड वगैरह बर्न करने की बात करें, पेट्रोल वगैरह बर्न करने की बात करें, तो उसकी परसेंटेज ज्यादा है, राइट। तो इसका आंसर भी हमारा नो ही हुआ, कि हम लोग क्लीन एनर्जी यूज नहीं कर रहे हैं ज्यादा क्वांटिटी में, राइट। अब देखो क्लीन एनर्जी क्या होता है, क्लीन एनर्जी होती है जैसे आपका सोलर पैनल होता है, राइट। सोलर पैनल में क्या होता है कि आपकी जो सनलाइट आ रही होती है उससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, पावर जनरेट होती है, ठीक है। लेकिन उसकी वजह से एनवायरमेंट को कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता, उसकी वजह से कोई पोल्यूशन वगैरह नहीं होता। तो इसलिए वो क्या हुई, क्लीन एनर्जी हुई। वहीं पे जो पेट्रोल वगैरह है उसकी वजह से गाड़ियां चलती है, लेकिन क्या होता है, स्मोक वगैरह आता है, राइट, पोल्यूशन फैलता है, एयर पोल्यूशन फैलता है। तो ये क्लीन एनर्जी नहीं है, ठीक है। Now, are we giving back to nature so that our future generation may thrive, or are we simply using the air, water and soil available without leaving anything for the future generation to come? क्या हम लोग जो चीजें नेचर की यूज कर रहे हैं उसे वापस कर रहे हैं? मतलब मैंने अगर कोई फर्नीचर खरीदा तो क्या मैं सामने से कोई प्लांट ग्रो कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ? नहीं कर रही हूँ, राइट। हम लोग फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ कर ही नहीं रहे। हम लोग सिर्फ एयर, वाटर, सॉइल इन सब का यूज करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, लेकिन इन रिटर्न हम नेचर को कुछ दे ही नहीं रहे हैं, और प्लस हम लोग अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचा ही नहीं रहे। तो आगे जाके फ्यूचर जनरेशन को प्रॉब्लम होगी। तो देखो, अगर इन सब क्वेश्चन का आंसर हमारा यस है, यस मतलब कि हम लोग जो एनवायरमेंट है उसे डिग्रेड कर रहे हैं, इस रिलेटेड, तो हाँ हम लोग डिग्रेड कर रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस का आंसर क्या है, यस। तो अगर यस है तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने इमीडिएट डेवलपमेंट का सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट का नहीं सोच रहे। अब देखो, इमीडिएट डेवलपमेंट और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट क्या होता है कि अगर समझ लो कि एक फैक्ट्री है, ठीक है, उसके पास बहुत सारे पेड़ हैं और उसने उसे काटा, फर्नीचर वगैरह बनाया और बेचा, लेकिन इन रिटर्न वो कुछ भी पेड़ वगैरह नहीं उगा रहे हैं, ठीक है। तो वो अभी अपनी इमीडिएट डेवलपमेंट देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट नहीं देख रहे हैं। लॉन्ग टर्म में क्या हो जाएगा कि भाई वो और ज्यादा पेड़ पौधे उगाएंगे तो वो और ज्यादा टाइम तक अपना बिजनेस चला पाएंगे। इमीडिएट डेवलपमेंट में क्या होगा कि वो अपना पेड़ वगैरह काट के अपना वो तो बिजनेस चला रहे हैं, लेकिन एक टाइम आएगा जब पेड़ खत्म हो जाएंगे, ठीक है, कोई एक भी पेड़ नहीं बचेगा, फिर उसके बाद क्या करेंगे वो लोग, उनको अपना बिजनेस खत्म करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, राइट, या कहीं और शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये क्या है, इमीडिएट डेवलपमेंट, अभी अभी की डेवलपमेंट है, बाद में वो डेवलपमेंट रहेगी नहीं रहेगी कुछ नहीं पता। लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट क्या होता है, अभी भी है बाद में भी है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है।
पूरे स्टार्टिंग में चैप्टर में आया सस्टेनेबल मैनर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है, ये एक ऐसी तरह की डेवलपमेंट होती है जिसमें हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, ठीक है? मुझे फर्नीचर बनाना है, फर्नीचर की जरूरत है, इन सब नीड्स को सेटिस्फाई कर रही हूँ मैं, लेकिन साथ साथ मैं अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही हूँ। मैंने फर्नीचर खरीदा तो मैंने सामने से एक पेड़ लगाया भी है, ठीक है? मैं ये चीज भी कर रही हूँ सामने से, तो मैं अपनी फ्यूचर जनरेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही हूँ। साथ ही साथ मैं इकोनॉमिक ग्रोथ और जो एनवायरमेंट है, जो सोशल वेलबींग है, इसमें भी एक बैलेंस बना के रख रही हूँ। मतलब बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, मतलब बेसिकली मैंने कोई चीज खरीदी, यहाँ से कुछ खरीदा, वहां से कुछ खरीदा, मेरे से कोई ले गया, सेल किया, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ चल रहा है, ठीक है? साथ ही साथ मैं एनवायरमेंट का भी ध्यान रख रही हूँ, मैं फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रख रही हूँ कि भाई आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट का हम सोच रहे होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, ठीक है? अब देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेस को, दुनिया में जितने भी रिसोर्सेस है उसे बहुत तेजी से यूज करे जा रहे हैं, क्विकली यूज करे जा रहे हैं, फ्यूचर जनरेशन का सोच ही नहीं रहे हैं, ठीक है? मतलब बेसिकली हम लोग उन्हें इतनी ज्यादा क्वांटिटी में यूज करे जा रहे हैं कि एक टाइम आएगा कि वो चीजें खत्म होने की कगार पे आ जाएंगी और फ्यूचर जनरेशन के पास कुछ बचेगा ही नहीं। तो अभी जो हम प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, शायद उससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स फ्यूचर जनरेशन को झेलनी पड़ सकती है, ठीक है? अब दुनिया में आप अगर देखोगे तो पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, राइट? इनकम भी बढ़ रही है लोगों की, ठीक है? पैसा भी बढ़ रहा है, और साथ ही साथ पॉपुलेशन बढ़ेगा तो गुड्स एंड सर्विसेज की नीड्स भी बढ़ेगी, ठीक है? चीजों की नीड भी बढ़ेगी। अब देखो कंजम्पशन की नीड बढ़ रही है, तो इसकी वजह से प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा, क्योंकि अगर मेरे को कुछ चीज कंज्यूम करनी है तो उसका प्रोडक्शन भी तो इम्पोर्टेंट है। वो जब है ही नहीं तो उसको मैं कंज्यूम कैसे करूंगी? समझ में आया? ठीक है? तो उस चीज का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज क्या होंगे? डिग्रेड होंगे, ठीक है? नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यूज होने वाले हैं, ओके? तो इसलिए सोसाइटी को एक डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है, जिसकी वजह से जो डेवलपमेंट है उसकी वजह से एनवायरमेंट को कोई फर्क ना पड़े। मतलब हमारा डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, सब कुछ हो, लेकिन एनवायरमेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर एनवायरमेंट को प्रॉब्लम होगी, एनवायरमेंट ही नहीं रहेगा, तो फिर हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं बचेंगे, हमारे फिर डेवलपमेंट भी रुक जाएगा, ठीक है? लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट नहीं होगा, वो इमीडिएट डेवलपमेंट हो जाएगा। अब देखो क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास है मोस्टली, वो बहुत कम क्वांटिटी में है, ठीक है? तो इसलिए उनका केयरफुल यूज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हम लोग यूज कर रहे हैं तो उन्हें जरूरत पड़ने पे ही यूज करें, ठीक है? ऐसे नहीं कि बेकार में यूज करे जा रहे हैं, पानी है तो पानी को बस बहाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं। एक टाइम आएगा पानी भी नहीं रहेगा। बेसिकली जो आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होता है, सस्टेनेबल से ही पता चल रहा है कि हम एनवायरमेंट को बचा रहे हैं। एग्रीकल्चर मीन्स आपका जो फार्मिंग वगैरह उससे रिलेटेड है। अब देखो इसमें क्या होता है कि हम एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स यूज करते हैं फार्मिंग के लिए, जिसमें हम जो प्रोडक्शन कर रहे होते हैं एग्रीकल्चर क्रॉप्स का या लाइफ स्टॉक का, तो उसमें हम जो ह्यूमन है या नेचुरल सिस्टम है, एनवायरमेंट वगैरह है, उसको डैमेज नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है? तो इसमें हम केमिकल्स वगैरह का यूज नहीं करते, क्योंकि केमिकल यूज करेंगे तो उसकी वजह से सॉइल को बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ता है, वाटर को, बायोडाइवर्सिटी को, इन सबको बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए केमिकल्स को इसमें अवॉइड किया जाता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत अच्छी है, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ तीन मेजर प्रॉब्लम्स हैं। एक है फूड, दूसरा है फूड एंड तीसरा है वाटर। देखो जो वाटर है इसमें क्या होता है कि हम लोग फ्रेश वाटर यूज करते हैं, ठीक है? रिवर्स वगैरह से, पॉन्ड्स वगैरह से अच्छा खासा पानी यूज कर रहे होते हैं पीने के लिए और साफ सफाई के लिए, लेकिन हम क्या करते हैं, जो गार्बेज वगैरह कूड़ा कबाड़ा होता है वो सारा उसमें फेंक देते हैं, ठीक है? उसकी वजह से क्या होता है, जो नदियां वगैरह है, पॉन्ड्स वगैरह है, वो पोल्यूट हो जाती है, ठीक है? खराब हो जाती है। इसकी वजह से कुछ सालों बाद हमारे पास क्लीन वाटर नहीं होगा, ठीक है? अगर हम लगातार यही चीज करते रहे तो हमारे पास साफ पानी बचेगा ही नहीं, हम क्या पिएंगे? ठीक है? तो ये एक प्रॉब्लम है जो हमें सॉल्व करने की जरूरत है, ठीक है? इसकी वजह से हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट आता है फ्यूल। वी आर यूजिंग अ लॉट ऑफ वुड फ्रॉम ट्रीज। जो ट्री वगैरह है इससे हम बहुत ज्यादा जो वुड वगैरह यूज करते हैं, ठीक है? एज अ फ्यूल।
फ्यूल के तौर पे हम लोग उसे यूज़ कर रहे होते हैं और कंस्ट्रक्शन वगैरह के होम फर्नीचर वगैरह इन सब में भी हम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है? हम जितना ज़्यादा जो पेड़ वगैरह है उसे काटेंगे, उतना ज़्यादा हमारा जो क्लाइमेट है उस जगह का वो अफ़ेक्ट होता है। कैसे? अब देखो, अगर मैं कहूँ कि एक जगह है जहाँ पे पेड़ ही नहीं है, तो क्या आता है दिमाग? रेगिस्तान, ठीक है? सैंड ड्यून्स ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो वहाँ पे क्या होता है? रेगिस्तान जो डेज़र्ट वग़ैरह होता है, वहाँ पे कैसा क्लाइमेट होता है? वहाँ पे सुबह में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ऐसी गर्मी होती है कि सहन ही नहीं होती है। रात में इतनी ज़्यादा ठंडी होती है कि सहन ही नहीं होती है। तो जहाँ पे पेड़ नहीं होते हैं ना, वहाँ पे एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती है, ऐसी वेदर कंडीशंस होती हैं कि जैसे वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब फ्लड होगा तो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा ठंड होगी, बहुत ज़्यादा हीट होगी। तो ऐसी जगहें जहाँ पे पेड़ नहीं है, तो वहाँ पे ऐसे एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस देखे जाते हैं, जिनकी वजह से वो जगह तो अफ़ेक्ट हो ही रही होती है, प्लस वहाँ के लोग जहाँ प्लस जो लोग वहाँ रह रहे होते हैं, उनकी लाइफ भी अफ़ेक्ट हो रही होती है, ठीक है? नेक्स्ट आता है फूड। द अमाउंट ऑफ रिच फर्टाइल लैंड नीडेड टू ग्रो क्रॉप्स सच एज़ व्हीट, राइस एटसेट्रा इज़ बिकमिंग लेस एज़ वी आर यूजिंग अप मोर एंड मोर लैंड फॉर अदर पर्पसेस। बेसिकली जो रिच और फर्टाइल लैंड है क्रॉप्स वगैरह ग्रो करने के लिए, वो हमारे पास बहुत लिमिटेड है। देखो, हमारे पास जगह बहुत सारी है, लेकिन वो जो जगह है, वो जो लैंड है, वो अलग-अलग पर्पसेस के लिए यूज़ हो रहा है, क्रॉप ग्रो करने के लिए यूज़ नहीं हो रहा है। मतलब अलग-अलग पर्पसेस कैसे? कि जैसे बिल्डिंग्स वगैरह बन रहे हैं, सिटीज़ वगैरह बन रही है, आपकी फैक्ट्रीज़ वगैरह बन रही है वहाँ पे, ठीक है? अलग-अलग पर्पसेस के लिए यूज़ हो रहा है, फार्मिंग के लिए यूज़ नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमारे पास जो रिच और फर्टाइल लैंड है, उसकी जो क्वांटिटी है, वो बहुत लिमिटेड है। और साथ ही साथ दूसरी प्रॉब्लम क्या है? कि जो हमारी जो सॉइल है, उसकी न्यूट्रिएंट्स जो है, वो भी डिप्लीट होते जा रहे हैं। हम केमिकल्स वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स हैं, वो भी डिप्लीट हो रहे हैं। तो ये थी हमारी कुछ प्रॉब्लम्स जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ठीक है? नेक्स्ट आता है एन एनवायरमेंट फ्रेंडली वे फॉर प्रोडक्शन ऑफ पावर इज यूजिंग सोलर एनर्जी और एनर्जी फ्रॉम सन व्हिच इज अनलिमिटेड। अब देखो, जो एनवायरमेंट फ्रेंडली वे है, एक एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीका जो है प्रोडक्शन के लिए, पावर की प्रोडक्शन के लिए, वो सोलर एनर्जी है या फिर जो सन है वो है। सन से हमें अनलिमिटेड एनर्जी मिलती है और उसे हम सोलर एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसकी वजह से एनवायरमेंट को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो है ये एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली वे है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया है चरंका का। आई डोंट नो मैं ढंग से प्रोनाउंस कर पा रही हूँ कि नहीं पर कर पा रही हूँ, बट हाँ, चरंका जो है ये गुजरात में है। गुजरात सोलर पार्क है ये एक, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लार्ज की जाती है सोलर पावर की। बेसिकली एक बैरन लैंड है जहाँ पे जो फर्टिलिटी है लैंड की वो बहुत कम है, ठीक है? वहाँ पे इतनी ज़्यादा फर्टिलिटी नहीं है, पेड़-पौधे नहीं उग सकते हैं, तो इसलिए वहाँ पे जो है सोलर प्लांट्स लगाए गए हैं 600 मेगावाट्स के, ठीक है? 600 मेगावाट के सोलर प्लांट लगाए गए हैं, जिसकी वजह से जो वहाँ के लोग हैं, उन्हें डिपेंड नहीं होना पड़ रहा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे। नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? बेसिकली ऐसे फॉसिल फ्यूल्स जो कि रिन्यू नहीं हो सकते, वापस नहीं आ सकते, लिमिटेड क्वांटिटी में है, ठीक है? जैसे कि आपका कोल वगैरह हो गया, ठीक है? ये सारे क्या है? आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, राइट? वापस नहीं आ सकते हैं। अब जो वहाँ के लोग हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुँच रहा है इसकी वजह से, उन्हें अच्छी इनकम मिल रही है, ठीक है? बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है उनके फ्यूचर जनरेशन को, क्योंकि सालों तक वो जो पर्टिकुलर पावर है, सोलर पावर है, वो रहेगी, 40-50 साल तक रहेगी। तो उनकी फ्यूचर जनरेशन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो, आपकी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है, इसमें कुछ चीज़ें आती हैं। क्या-क्या चीज़ें आती हैं कि हम लोग जो रिसोर्सेज़ है, जो नेचुरल रिसोर्सेज़ है, उनका यूज़ बहुत ही ज़्यादा कम कर देते हैं। हम लोग जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं, उसे कम कर देते हैं। फिर क्या आता है कि हम उसे बचा रहे होते हैं, हम उसे रिसाइकिल कर रहे होते हैं, रीयूज़ कर रहे होते हैं वेस्ट मटीरियल वगैरह को। जो हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ है, जैसे कि आपका सोलर पैनल वगैरह हो गया, उसको साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्रू यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? और हम लोग ऐसी टेक्नोलॉजीज़ वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और जो रिसोर्सेज़ है उनका हम एफिशिएंट यूज़ कर रहे होते हैं। एफिशिएंट यूज़ मतलब कि हम बेसिकली अगर मैं पानी यूज़ कर रही हूँ, तो मैं पानी उतनी ही क्वांटिटी में यूज़ कर रही हूँ जितनी क्वांटिटी में मुझे नीड है।
मैं ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो दैट इज़ एफिशिएंट, ठीक है? नेक्स्ट इज़ प्लांटिंग मोर ट्रीज़। हम लोग बहुत ज़्यादा जो ट्रीज़ वगैरह है वो प्लांट कर रहे हैं। हम ग्रीन ग्रासी पैचेज़ वगैरह यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे एक कंक्रीट की बिल्डिंग है, वहाँ पे हमने क्या किया, ग्रीन ग्रासी पैचेज़ जो है, यहाँ पे मैं इमेज डाल दूँगी, ठीक है? तो ऐसे पैचेज़ जो है वो बिल्डिंग्स में लगा देते हैं, सो दैट वो थोड़ी बिल्डिंग थोड़ी ब्रीदेबल हो जाए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो जाए। और सबसे लास्ट में है कि हम लोग सबसे ज़्यादा जो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, जो कि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल क्या होता है? बेसिकली ऐसे मटेरियल्स जो कि सॉइल में बहुत मतलब 7-8 दिन या 1 महीने के बाद जो है वो डिग्रेड हो जाता है, खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन वहीं पे हम प्लास्टिक की बात करें तो वो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। उसको अगर आप सॉइल के अंदर रख दोगे कुछ टाइम के लिए, 1 मंथ के लिए, 1 साल के लिए, लेकिन वो डिग्रेड नहीं होगा। उसको बहुत टाइम लगता है, ठीक है? तो इसलिए वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अब आपका आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। बेसिकली ये आपका यूनिवर्सल कॉल ऑफ एक्शन है पॉवर्टी एंड करने के लिए, प्लैनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो लोग हैं वो पीस और प्रॉस्पेरिटी के साथ रह सके, ये चीज़ इंश्योर करने के लिए। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ये लॉन्च किया गया था यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट में न्यूयॉर्क में सितंबर 2015 में, जिसमें हमने 2030 एजेंडा बनाया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, जिसमें हमने कुछ टारगेट सेट किए थे कंट्रीज के लिए, जिसमें हम काम करेंगे और उसे 2030 तक अचीव कर लेंगे, ऐसा हमारा गोल था। तो उस समिट में क्या किया गया था, 17 एसडीजीज बनाए गए थे, ठीक है? उस उन एम्स को फुलफिल करने का सोचा गया था। बेसिकली वो एम्स क्या-क्या थे, वो इश्यूज़ कौन-कौन से थे, पॉवर्टी, जेंडर इक्वालिटी, वाटर यूज़, एनर्जी, क्लाइमेट चेंज एंड बायोडायवर्सिटी, इन सब से रिलेटेड थे, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है कि द कोर स्किल्स रिक्वायर्ड बाय अ पर्सन who wants to contribute towards environment include environmental awareness and willingness to learn about sustainable development। बेसिकली क्या कहा गया है कि अगर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, ठीक है, उसके लिए क्या स्किल्स नीडेड है, कि वो जो इंसान है उसे एनवायरनमेंट को कंट्रीब्यूट करना आना चाहिए, ठीक है, एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूट करना आना चाहिए, प्लस उसको एनवायरमेंटल अवेयरनेस हो। अगर मुझे यही नहीं पता होगा कि दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया में किस चीजों की वजह से एनवायरमेंट को प्रॉब्लम हो रही है, मुझे एनवायरमेंटल अवेयरनेस ही नहीं है, तो फिर मैं एनवायरमेंट को ठीक कैसे कर पाऊंगी, उसमें कंट्रीब्यूट कैसे कर पाऊंगी, राइट? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब जो लास्ट चीज है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर मुझे सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए तो मेरे अंदर एक विलिंगनेस होनी चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए कि भाई मुझे सस्टेनेबल डेवलपमेंट सीखना है, ठीक है? अगर वो इच्छा ही नहीं होगी तो फिर ये सारी चीज़ें भी नहीं हो सकती है, ठीक है? अब यहाँ पे आपके कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए गए हैं, 17 जो समिट में बने थे, ठीक है? तो वो आप पढ़ सकते हो। अब नेक्स्ट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। इसमें कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए थे, 2 इनिशिएटिव्स यहाँ पे बताए गए हैं। पहला जो है कि जब प्लास्टिक बैन हुई थी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ मैंगलोर ने क्या किया था, प्लास्टिक को बैन कर दिया था। तो एक इनोवेटर थे और एंटरप्रेन्योर थे मिस्टर अवस्थ हेज। उन्होंने इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव निकाला था प्लास्टिक का। उन्होंने 100% बायोडिग्रेडेबल बैग बनाया था, जो कि हॉट वाटर में डिसॉल्व हो सकता था और डिकम्पोज हो सकता था नेचुरल एनवायरनमेंट में। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ये बहुत सारी कंट्रीज में यूज होता है और ये एनवायरनमेंट की भी बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। अब जो दूसरा इनोवेशन था दैट इज कि जो प्लास्टिक स्पून फोक्स वगैरह है, इनका यूज बंद करना। बेसिकली जो नारायण पिसपति, आई डोंट नो मैं ढंग से प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं, आई एम सॉरी अगर मैं ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर रही हूँ तो। तो ये जो थे, इन्होंने एडिबल कटलरी बनाई थी ग्रेन्स का यूज करके, ठीक है? ग्रेन जो है ये फूड होता है और इनका यूज करके उन्होंने एडिबल कटलरी बनाई थी, जो कि एडिबल मतलब खा सकता है, ठीक है? एडिबल मतलब जो चीजें हम खा सकते हैं। तो ऐसी कटलरीज बनाई थी, स्पून्स वगैरह बनाए थे जिन्हें हम खा भी सकते हैं, ठीक है? और ये डिकम्पोज हो जाते हैं आराम से, तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल था। अब आता है सस्टेनेबल प्रोसेस। सस्टेनेबल प्रोसेस क्या होता है? कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस होती है जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई, वर्मी कंपोस्टिंग हो गई, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गई, ये सारी जो है ना कि एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने में, बचाने में हेल्प करता है, राइट?
अब देखो जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, जो फार्मर होता है वो केमिकल पेस्टिसाइड वगैरह का यूज़ नहीं करता है, ठीक है? जो फर्टिलाइज़र वगैरह होता है इनका यूज़ नहीं करता है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ नहीं होता है, ठीक है? बढ़ता नहीं है। वो ऑर्गेनिक और नेचुरल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि काऊ डंग हो गया। जो काऊ डंग होता है ये एक बेटर क्वालिटी देता है क्रॉप्स वगैरह को, मतलब केमिकल वगैरह नहीं डला होता है तो क्रॉप वगैरह बहुत आराम से अच्छे से उग पाते हैं, ठीक है? और साथ ही साथ जो सॉइल की क्वालिटी है वो भी अच्छी खासी मेंटेन हो पाती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, जहाँ पे हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ अर्थ के जो रिसोर्सेज़ है, उन्हें यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, साथ ही साथ उन्हें प्रिज़र्व भी कर रहे होते हैं, बचा भी रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो सेशन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम कुछ क्वेश्चन्स करेंगे, एमसीक्यूज़ करेंगे। तो एमसीक्यू नंबर 1 है, दैट इज़ हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर गिवन बाय द यूनाइटेड नेशंस? कितने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है वो यूनाइटेड नेशंस ने दिए थे? 18, 17, 15, 20। सो द आंसर इज 17। तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमें दिए गए थे। मैंने पीछे आपको दिखाए भी थे कितने थे, वो सारे आप पढ़ भी सकते हो, आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है? तो थोड़ा बहुत ऐसे पढ़ लेना, ऊपर ऊपर से, ज्यादा कुछ आएगा नहीं, 4-5 पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, चूज द ऑप्शन विच डिफाइंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिफाइन करता है वो बताना है। टेकिंग केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन, हम फ्यूचर जनरेशन का ध्यान रख रहे हैं। टेकिंग केयर ऑफ ओनली आवरसेल्फ, सिर्फ हम अपना ध्यान रख रहे हैं। ऑप्शन सी इज टेकिंग केयर ऑफ आवरसेल्व्स एंड द फ्यूचर जनरेशन, हम अपने भी ध्यान रख रहे हैं, हम फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रख रहे हैं। तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है? सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ ऑप्शन डी जो था वेलबींग ऑफ ऑल, कहीं ना कहीं आपको लग सकता है कि इसका ये आंसर हो सकता है, लेकिन वेलबींग ऑफ ऑल किसका, कौन ऑल? हम लोग फ्यूचर जनरेशन का ध्यान रख रहे हैं या अपना ध्यान रख रहे हैं, ये चीज यहाँ पे अच्छे से पता नहीं चल रही, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज मेड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? किस ऑर्गेनाइजेशन ने जो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए थे? ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशंस, ऑप्शन बी लीग ऑफ नेशंस, ऑप्शन सी यूनिसेफ, ऑप्शन डी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आंसर इज यूनाइटेड नेशंस, ठीक है? तो यहाँ पे हम जो सेशन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको सेशन नंबर 1 अच्छे से समझ आया होगा। अब हम सेशन नंबर 2 कर रहे होंगे, जिसमें हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या रोल है वो देख रहे होंगे। सो कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना वीडियो, सो दैट उनकी भी हेल्प हो पाए और मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा अगर आप लोग शेयर कर दोगे अपने फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि आप लोगों को कैसी लगी वीडियो। आप लोग कमेंट करते हो तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ, चलो बच्चे देख रहे हैं। अगर आप लोग कमेंट ही नहीं करते तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं भूतों को पढ़ा रही हूँ। भूत जैसे रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, भूत भी थोड़ा बहुत रिस्पॉन्ड कर देते हैं, लेकिन यू गाइस, भाई तुम लोग तो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हो, कमेंट ही नहीं करते हो, थोड़ा बहुत तो कमेंट कर देते हो, तो ये अच्छा है, या फिर तुम्हें अगर कुछ बुराई भी दिख रही है तो कमेंट करो भाई, ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं। चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।